हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू B2E लर्निंग। सो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिंदी सीरीज फिर से जूलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर पाचन एवं अवशोषण यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कोई चैलेंज ना आए। किसी बच्चे को बाइलिंगुअल समझ में आता है तो वो भी टर्म्स उसको यहाँ पे मिले, और किसी को प्रॉपर हिंदी समझ आती है, हिंदी बैकग्राउंड है, तो वो भी प्रॉपरली इसको नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए। ठीक है, तो नीट 2022 और नीट 2023 को टारगेट करते हुए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि जूलॉजी का 60% पार्ट है आपके नीट के पेपर का। उसके पहले चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बेटा, हमेशा की तरह चैप्टर के नाम को डिकोड करेंगे कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं। तो अगर अपन बात करें पाचन एवं अवशोषण की, तो अपन इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें दो वर्ड्स हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं? एक पाचन और दूसरा अवशोषण। ये पाचन और अवशोषण के लिए बेटा, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक मेन विशेष काम के लिए बने हैं, ठीक वैसे ही पाचन और अवशोषण के लिए आपके पास है पाचन तंत्र। आपकी बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चैप्टर के नाम से आपको पता चलता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पाचन क्रिया भी कर रहा है और वो ही अवशोषण का भी काम कर रहा है। इसमें करना क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं। जो तुमने खाना खाया, जो तुमने फूड लिया, उस फूड में बेटा क्या क्या होता है? उस फूड में कार्बोहाइड्रेट खाते हो, उस फूड में शर्करा के अलावा प्रोटीन खाते हो, उस फूड में वसा होती है, और उसके अलावा उस फूड में न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। मेनली ये चार बड़ी चीजें होती हैं जिनको हमें तोड़ना पड़ता है। ये चार चीजें क्या थी बेटा, काफी जटिल हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हैं। ये इतनी सिंपल साधारण सरल नहीं है कि इसको हम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लें यानी अवशोषित कर लें। तो इस जटिल और इनका अवशोषण ना होने के कारण, क्योंकि ये जटिल है और इनका अवशोषण नहीं हो सकता, तो हमने इन चीजों को कन्वर्ट कर दिया बेटा सरल चीजों में, और ऐसी सरल चीजों में जो अब अवशोषित हो सकती है आपके ब्लड में, अब इनका अवशोषण किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसको तोड़ तोड़ के बना लिया ग्लूकोज, शर्करा बना ली। ठीक है, वैसे ही आपने प्रोटीन को तोड़ तोड़ के बना लिया अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड बना लिया। ये सब बेसिक बातें हैं, जिसने आती है वो रिवाइज कर ले, नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ रही हूँ ताकि कोई चीज आपको ना भी आती हो तो आपको थोड़ा थोड़ा टर्म समझ में आती रहे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये वसा को जब आप तोड़ते हो बेटा तो आपको मिलता है फैटी एसिड, और फैटी एसिड के अलावा एक चीज मिलती है ग्लिसरॉल। ठीक है, और जब आप न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हो तो आपको मिलता है इसमें एक पेंटोज शुगर, एक शर्करा मिलती है। इसको फाइनल तोड़ने के बाद आपको एक शर्करा मिलती है, एक बेस मिलता है और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नहीं आती तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये हम जैव अणु में करेंगे, ये सारी कुछ आप चीजें सीखोगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना देखो कि ये जो बड़ी बड़ी चेन्स थी ये आपके ब्लड में नहीं जा सकती हैं, इसीलिए आपने क्या किया, इनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। कितने पार्ट्स में तोड़ा? इनकी सबसे छोटी इकाई में, इनकी सबसे छोटी इकाई में आपने इनको तोड़ दिया अपने पाचन तंत्र में। आपके पाचन तंत्र में जो भी क्रियाएं हुई उनका यही काम था, इन जटिल चीजों को साधारण सरल पार्ट्स में तोड़ देना ताकि अब ये अवशोषित हो सके। ठीक है, तो आपने इन चीजों को तोड़ दिया इनमें। इसी क्रिया को कहते हैं पाचन क्रिया, इसी क्रिया को कहते हैं पाचन क्रिया। और जैसे ये टूट गई, लेट्स से ये आपकी छोटी आंत है, इसमें सारी चीजें बन गई, लेट्स से यहाँ पे ग्लूकोज बन गया बेटा, तोड़ दिया आपने अपनी आहार नाल में इन चीजों को। अब इसको आपको यहां से ब्लड के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो आप जब इसको ब्लड में लेके जाओगे यहां से, इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। तो ये भी किसने किया है? ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने किया इसका अवशोषण। ठीक है, तो आपका पाचन तंत्र एक तो पाचन करता है यानी कि जटिल चीजों को सरल चीजों में तोड़ता है। ठीक है, इनको कहते हैं पॉलीमर। ये बहुलक हैं, बहुलक को
छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा, इसको आपने बोला पाचन। ये क्या है, सारे के सारे बहुलक हैं, यानी कि बड़े बड़े पार्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चेन्स है, इनको आपने छोटी छोटी इकाई में तोड़ दिया, यूनिट्स में तोड़ दिया। चलो ठीक है, तो अभी अवशोषित हो सकती है। इतना करने के बाद आपने क्या किया, इनका अवशोषण कर दिया। ये भी किसने किया, आपके पाचन तंत्र ने किया। तो आपका पाचन तंत्र दो काम करता है, एक तो पाचन और दूसरा अवशोषण। तो अपने को इसी पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर देखना है, अपने को इसी पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर देखना है। तो बेटा अगर हम मानव के पाचन तंत्र की बात करें, अगर हम मानव, सब लोग साथ में ही बेटा क्लास की तरह नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। जहां आपको लगे मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आप साथ में नोट्स बनाते चलिए। कहीं पे आपको लग रहा है नहीं पहले मैं सुन के अच्छे से समझ लूँ फिर पॉज करके नोट्स बनाऊंगा, तो आप वैसे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें बेटा, तो जो मानव का पाचन है, पहले तो देखो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। अपने पाचन तंत्र में दो पार्ट्स हैं, एक तो हो गई पूरी की पूरी आहार नाल, एक तो हो गई पूरी की पूरी आहार नाल। ये जो आहार नाल है इसी को आप गट भी कहते हो, इसी को आप GIT लिखा हुआ भी क्वेश्चन देखोगे। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी के बच्चों को इन नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल सीखना पड़ता है, वाई बिकॉज उनके क्वेश्चन में पता नहीं आहार नाल लिखा होगा कि गट को ही हिंदी में लिख देगा, तो आप थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। ये जो आहार नाल होती है, गट होती है, GIT होती है, इससे जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां होती हैं जगह जगह पे आपके पाचन तंत्र में, उनको आप कहते हो पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, ठीक है। तो एक हो गई आहार नाल और उससे जुड़ी हुई है पाचन ग्रंथियां। ये पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं, कुछ रस स्त्रावित करती हैं, और इस रस में क्या होता है, पाचन एंजाइम्स होते हैं, पाचन एंजाइम्स होते हैं जिनसे पाचन क्रिया पूरी हो सकती है। ये पाचन एंजाइम्स ही बड़े बड़े पार्ट्स को, बहुलक को इकाइयों में तोड़ते हैं। तो ये एंजाइम्स चाहिए आपको, ये कहां से आते हैं, ग्रंथियों से आते हैं। पर पाचन का काम कहां चल रहा है, आहार नाल के अंदर। और अपनी आहार नाल कैसी है, ये देखो, ऐसा लगता है कि ये तो हो गई बॉडी, ये ऐसा मान लो कि ये बॉडी की वॉल है, बॉडी की दीवार है, और उसके अंदर आपका पाचन तंत्र कुछ इस तरह ट्यूब के जैसा है, कुछ ऐसा ट्यूब के जैसा है। तो ये हो गई बेटा बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, और ये उसके अंदर हो गया गट यानी कि आहार नाल। माना कि आहार नाल ऐसी पूरी सीधी नहीं है, कहीं पे पेट आएगा तो मोटी होगी, फिर ऐसे आंत में घूमेगी, पर ये कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है, कहीं बीच में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपना सिस्टम है पाचन तंत्र का, ऐसा लगता है एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रखा हुआ है, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रखा हुआ है, लग रहा है ना। तो अपना जो मानव का पाचन तंत्र है वो कैसा है, मानव का पाचन तंत्र के लिए आप बोल सकते हो कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, जैसे कि एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रखा हो, इस टाइप का अपना पाचन तंत्र है। दूसरी बात देखो, ये सब क्वेश्चन में आएगा, एक अलग ओपनिंग है ये और एक अलग ओपनिंग है ये, एक एंट्री के लिए इसको आप माउथ कहते हो और एक एग्जिट के लिए इसको आप एनस कहते हो। तो जब भी किसी डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में दो ओपनिंग हो तो आप इसको पूर्ण पाचन तंत्र कहते हो, पूर्ण पाचन तंत्र। किस हिसाब से बताया आपने कि ये पूर्ण पाचन तंत्र है, क्योंकि इसमें दो छिद्र हैं, दो ओपनिंग्स हैं, फूड की एंट्री के लिए अलग और एग्जिट के लिए अलग, ठीक है। तो अपने पास ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है और अपने पास पूर्ण यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और तीसरी बात कि अपना जो पाचन होता है बेटा वो अंतःकोशिकी है या बाह्य कोशिकी है। देखो ये हमेशा ऐसे टॉप में कहीं पे लिख लेना, अंतः वर्ड का मतलब अंतः वर्ड जब भी आए, बाह्य वर्ड जब भी आए, या अंतर वर्ड जब भी आए। अंतः का मतलब होता है अंदर, बाह्य का मतलब होता है बाहर, और अंतर का मतलब होता है बीच में, ठीक है। जैसे मान लो मैं लगा दूं अंतः कोशिकीय मतलब एक कोशिका के अंदर,
बाह्य कोशिकीय मतलब एक कोशिका के बाहर, और अंतर कोशिकीय मतलब दो कोशिका के बीच की बात कर रही हूं मैं। हमेशा इन चीजों का मतलब यही रहेगा, इसको बॉक्स में डाल के ऊपर लिख लेना, हमेशा नोट्स में दिखते रहे, ताकि इन चीजों का एक कॉमन मतलब आपको पता है, कहीं पे भी वर्ड आए। इससे फायदा क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जो टर्म आपको नहीं पता है, पर आप उसका मतलब डिकोड करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने में कैसे डाइजेशन होता है, देखो अपना डाइजेशन इस जगह पे होता है, ये खाली जगह पे, ल्यूमेन में, वो जो खाली जगह होती है उसको अपन ल्यूमेन कहते हैं। तो अपना डाइजेशन इस जगह पे हो रहा है, यहाँ खाना चल रहा है और इसके ऊपर रस स्त्रावित हो रहा है और खाने का पाचन कर रहा है, ना कि जैसे ये इंटेस्टाइन की सेल है तो ऐसा तो नहीं है खाना इसके अंदर गया फिर पाचन हुआ, नहीं, खाना तो गुहा में चल रहा है, आहार नाल में चल रहा है, उसके ऊपर पाचन रस आ रहा है, उसको पाचित कर रहा है, उसका पाचन कर रहा है। तो एक कोशिका के अंदर खाना नहीं गया है, कोशिका के बाहर ही रस ने आके उसका पाचन किया है। तो कोशिका के बाहर किया मतलब बाह्य कोशिकीय। तो अपने में जो पाचन है वो होता है बाह्य कोशिकीय, अपने में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। अब जैसे तुम सोचो, अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार सोचो, जैसे अमीबा की बात कर लो। ये जो अमीबा होता है ये खाने को अंदर ले लेता है अपने स्यूडोपोडिया से, कूटपाद से, और अंदर ले जाके फिर डाइजेस्ट करता है। तो सेल के अंदर गया तो कैसे हो गया अमीबा में, अंतः कोशिकीय। अपने में सेल के अंदर खाना नहीं जाता, सेल के बाहर है, खाली जगह में खाना है, ट्यूब में, और वहां पे पाचन एंजाइम आता है, तो कैसा हो गया, बाह्य कोशिकीय पाचन हो गया। ठीक है, तो अपने लिए आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, एक तो ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इसमें पहले आहार नाल का स्ट्रक्चर करेंगे, फिर पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज सबसे पहले आहार नाल बनाते हैं। ये देखो अपन स्टार्ट करें, देखो बेटा ये रहा तुम्हारी हवा का रास्ता और ये रहा खाने का रास्ता, दोनों रास्ते आके एक जगह पे मिल जाते हैं जिसको आप फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी कहते हो। तो ये हो गई ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, तो फेरिंग्स में आके ये दोनों ट्यूब्स मिल गई। अब ये हो गया आपकी एयर का रास्ता और ये हो गया फूड का रास्ता। देखो एयर इधर से आई ऊपर से, पर आगे को आके खुल गई, खाना इधर से आया और ये इसकी ट्यूब पीछे को खुल रही है। ठीक है, इसकी ट्यूब पीछे को खुल रही है। ठीक है, तो ये वाली ट्यूब में ऊपर से क्या आ रहा है, एयर, तो इसको आप बोलते हो विंड पाइप, विंड पाइप। और विंड पाइप का नाम क्या है बेटा, ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको, ट्रैकिया, श्वास नाल। इस वाले सिस्टम के बारे में अपन अलग चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम इस वाले सिस्टम से, खाने वाले सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहां से खाना आया और इस पाइप में आ गया, ये खाना इधर से आया और इस पाइप में आ गया ग्रसनी के द्वारा। तो इस पाइप को अपन कहते हैं फूड पाइप। और फूड पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस, ग्रास नलिका, ईसोफेगस। देखो बेटा ईसोफेगस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी की, वो हम डायग्राम में ही, आप सेंटर में ही अपने पेज पर डायग्राम बनाओगे और साइड साइड में इससे एसोसिएटेड सारी बातें लिखोगे जो एनसीईआरटी में दी और जो नीट में पूछी जाती है। तो ये जो ग्रास नलिका है एनसीईआरटी बोलती है, इसके अंदर एक अच्छा काम होता है क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन यानी कि पेरिस्टाल्सिस। ये क्रमानुकुंचन क्या होता है, जैसे खाना ईसोफेगस में आता है खाने को ऐसे ऐसे धक्का दिया जाता है, ऐसे ऐसे धक्का दिया जाता है, इसी को क्रमानुकुंचन कहते हैं। दिस इज क्रमानुकुंचन। अब ये क्रमानुकुंचन कैसे हो रहा है, देखो संकुचन शिथिलन, फिर इस जगह का संकुचन शिथिलन, फिर संकुचन फिर शिथिलन। तो ये एक लय में संकुचन और शिथिलन की वेव चल रही है, एक लय में संकुचन और शिथिलन की वेव चल रही है, उसी को क्रमानुकुंचन कहते हैं। तो क्रमानुकुंचन क्या है बेटा, लय में, रिदम में संकुचन और शिथिलन होना, यानी कि लय में, रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, इसी को कहते हैं क्रमानुकुंचन। उसके अलावा ग्रास नलिका में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, क्योंकि ये कोई रस नहीं निकाल रहा है।
आपका ग्रास नलिका कोई भी रस नहीं निकाल रहा, इसलिए यहाँ पे कोई भी पाचन एंजाइम नहीं है, तो कोई भी पाचन क्रिया नहीं होगी, सिर्फ एक ही काम हो रहा है यहाँ पे, क्रमानुकुंचन। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन, जब ये ट्यूब आएगी बेटा तो यहाँ पे फिर आएगा आमाशय। तो ये क्या आ गया, आमाशय। आमाशय के बाद नेक्स्ट आएगा आपका छोटी आंत। छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम, फिर आएगा जेजुनम, फिर आएगा इलियम। तो अपन उससे पहले बना लेते हैं बड़ी आंत, ताकि हम उसके अंदर छोटी आंत सेट कर सकें। तो ये हो गई आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत को इसी तरह बनाएंगे, उठी उठी सी दीवार ही बनानी पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है, इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गई बड़ी आंत, और इसके अंदर अपन एंटर करा देंगे छोटी आंत, जिसको आप ऐसे संकुलित फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में दिखा दोगे, इसके अंदर भरी हुई, और यहाँ पे आके खुल जाती है ये ट्यूब, यहाँ पे आके बड़ी आंत में खुल जाती है ये ट्यूब। ठीक है, अब आउट नाम लिखते हैं। ये क्या हो गया, आमाशय। आमाशय के बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। अगर तुमने स्टमक को ऊपर से काटना शुरू किया तो सबसे पहले जो पार्ट हटेगा ऊपर से, ये है फंडस। फंडस, ठीक है, ये जहां पे ये पाइप खुल रहा है ना, ये पार्ट है कार्डियक, कार्डियक पार्ट। ठीक, फिर ये जो तीसरा पार्ट है, मेन पार्ट, इसको कहते हैं काय, बॉडी। और लास्ट पार्ट जो छोटी आंत में खुल रहा है, इसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट्स हो गए। एनसीईआरटी पहले आपको 3 पार्ट्स बताती थी। एनसीईआरटी पहले ये काय पार्ट नहीं लेती थी, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक 3 पार्ट लेती थी, पर नई एनसीईआरटी ने इसके 4 पार्ट्स कर लिए। तो जिन भी हिंदी वाले बच्चों के पास बहुत पुरानी बुक है, वो प्लीज अपनी बुक में ये करेक्शन कर लेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नई बुक ले लो। फिर भी बहुत गलतियां अभी भी बची हुई है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसे पढ़ाते वक्त बताती रहूंगी कि क्या चेंजेस एनसीईआरटी में हो चुके हैं जो अभी तक हिंदी की बुक में अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो, क्योंकि नए चेंजेस से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और नए चेंजेस आप जो इंग्लिश की बुक में दें वही एक्सेप्ट किए जाएंगे नीट के आंसर में। ठीक है, तो ये हो गए कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, और मिला के बन गया आमाशय, यानी कि स्टमक। तो ध्यान रखना बेटा, आमाशय के 4 भाग हैं। अगर आपको 4 भाग ऑप्शन में मिले तो आपको यही टिक करने हैं, ना मिले तब जाके आप पुरानी एनसीईआरटी की बात मानोगे, 3 भाग पे टिक करोगे। ठीक है, अब आपको अपनी एनसीईआरटी में हिंदी वाले बच्चों को एक और चीज ठीक करनी है। आपके में यहाँ पे कार्डियक, यहाँ पे फंडस भाग दिया है, आप प्लीज इसको ठीक करना। पहले ऊपर फंडस होता है, नीचे कार्डियक होता है। लेकिन बेटा अगर खाने का रास्ता पूछे तो खाना सबसे पहले आके कहाँ गिरा, कार्डियक में। अगर जो तो स्टमक का पार्ट पूछे तो ऊपर से नीचे ये बता देना। अगर खाने का रास्ता पूछे ना तो बोलोगे माउथ, फिर आई मुखा गुहा, फिर आई ग्रसनी, फिर आई ग्रास नलिका, और उसके बाद कहाँ आके गिरा, कार्डियक पार्ट में। तो अब तुम सोचोगे कि क्या खाना ऐसे आके गिर के ऊपर उठता है? बिल्कुल उठता है। तुम्हारे स्टमक में मिक्सर की तरह, मिक्सी की तरह चल जाता है पूरा खाना। तो आके गिरा, फिर मिक्सर चला तो पूरा ऊपर नीचे हो गया खाना। ठीक है, तो आप पहले खाने का रास्ता पूछेगा तो कार्डियक, फिर फंडस, फिर काय, फिर पाइलोरिक पे आओगे। क्लियर है इतनी बात? इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और कार्डियक वाले पार्ट में फूड का एंट्री होता है, इस वाली बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत का ये हो गया पहला हिस्सा, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ये हो गया इसका पहला हिस्सा। फिर अगला हिस्सा जो आता है इसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम, ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। और ये जो लास्ट हिस्सा है इसका, इसको कहते हैं इलियम। इलियम हो गया इसका तीसरा हिस्सा। अब जेजुनम और इलियम में तो तुम्हें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, पर तुम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो जेजुनम संकुलित है और इलियम हाईली संकुलित है, लंबी संकुलित पार्ट है। इन तीनों में सबसे लंबा पार्ट होता है इलियम, सबसे छोटा पार्ट होता है ड्यूडेनम। इलियम लंबा संकुलित पार्ट है। आपकी ये जो छोटी आंत है वो हाइट में, साइज में एक्चुअली में इतनी लंबी है कि उसको सीधा अगर कर दिया जाए तो आपकी हाइट के 3 गुना हो जाएगा। आपकी हाइट के भी 3 गुना ये ट्यूब जा सकती है। इतनी बड़ी ट्यूब अंदर ठूस के घुमा घुमा के भरी गई है। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? इलियम वाला। तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना जो बातें बता रही हूं। जेजुनम संकुलित है और इलियम हाईली संकुलित है, लंबी संकुलित पार्ट है ये। ठीक है, और आपको पूरा पूछा जाए छोटी
छोटी आंत के कितने हिस्से हैं? तो छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम का शेप होता है सी शेप। अब इसमें से सभी बच्चे अच्छे से एनसीईआरटी और समरी वगैरह सब पढ़ के मुझे बताना कहीं पे इसकी कोई और शेप भी पड़ी क्या। तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें एक जगह पे यू शेप भी लिखा दिखेगा, तो इधर से सी शेप है, और इधर से देखोगे तो यू शेप है, तो ऐसे तो सी शेप है, यू शेप भी मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। खोज के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये मिला कहाँ पे, ठीक है। चलिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम हो गया। अब आते हैं बड़ी आंत पे। ये देख, सबसे पहले ये जो इलियम जहाँ पे खुल रही है छोटी आंत, उस हिस्से की बात करते हैं। इस हिस्से को कहते हैं अपन सीकम। सीकम, सीकम एक ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड मतलब अंधा, सैक मतलब कोई बैग जैसा स्ट्रक्चर। तो देखो एक बैग जैसा है जो कि इधर से बंद है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक। और ये बेटा बड़ी आंत का पहला पार्ट है, इसलिए यहां पे लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद आओ इस वाले पार्ट पे, जो पहले ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर नीचे आया और फिर थोड़ा सा एस शेप में घूमा। इस वाले पार्ट को कहते हैं सेकेंड पार्ट, कोलोन। ये हो गया सेकेंड पार्ट, कोलोन, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है ये हो गया थर्ड पार्ट, रेक्टम। रेक्टम जिसकी ओपनिंग होती है एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत के पार्ट्स पूछे तो पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम, ठीक है। नंबरिंग ध्यान से कर लेना, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, ताकि तुम्हें सीक्वेंस पता हो। बस मैं यहाँ पे एक डायग्राम में आपको सब दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा है। ये तो हो गए बड़ी आंत के हिस्से। अब कोलोन के हिस्से पे आओ। कोलोन के बेटा 4 हिस्से होते हैं। देखो, पहले ऊपर लेके गए, फिर बगल में लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर एस में घुमाया। तो जो ऊपर गया असेंडिंग, ये हो गया आरोही कोलोन, असेंडिंग कोलोन। फिर जो बगल में हो गया, बगल में गया, ये हो गया समीप्रस्थ, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। फिर जो नीचे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन, अवरोही कोलोन। अवरोही कोलोन। और फिर ये जो एस शेप में घूम रहा है, एस शेप की चीजों को क्या कहते हैं, सिग्मोइड, सिग्माब। तो ये सिग्माब कोलोन है, सिग्माब कोलोन। यानी कोलोन के कितने हिस्से हो गए, कोलोन के हो गए 4 पार्ट्स, ये मिला के बना कोलोन, और कोलोन के हो गए 4 भाग। बट बेटा बड़ी आंत के 4 भाग मत बोल देना, बड़ी आंत के तो ये मिला के पूरा पूरा क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। ध्यान रखना इस बात को, लार्ज इंटेस्टाइन पूछे तो उसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन कोलोन पूछे तो उसके 4 पार्ट्स हैं। और कोलोन के पार्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी पहले कोलोन के भी 3 पार्ट्स बोलती थी। उसने बोला एक असेंडिंग है, एक बगल जाता है, एक डिसेंडिंग है। अब नई एनसीईआरटी में चौथा पार्ट आ गया सिग्माब वाला। तो अगर पहली प्रायोरिटी पे आपको 4 पार्ट्स बताने, वो ना मिले तब 3 पार्ट बताने, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना, एक तरह से सिग्माब वाला डिसेंडिंग का ही हिस्सा है, लेकिन एनसीईआरटी ने 4 पार्ट्स कंसीडर किए तो अपन 4 पार्ट्स मानेंगे। एनसीईआरटी की हर बात को आंख बंद करके टिक कर देना है। ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी में और टिक करेंगे वहां पे ये जो जो चेंजेस आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना आहार नाल। एक ओपनिंग से स्टार्ट करके दूसरी ओपनिंग पे एंड किया तो हुआ कि नहीं हुआ, पूर्ण पाचन तंत्र हो गया। पूर्ण पाचन तंत्र में आपने ये आहार नाल बनाई है, सिर्फ नाल। इसी नाल में पाचन ग्रंथियां क्या करेंगी, रस का स्रावित करेंगी, ठीक है। तो ये होगी आहार नाल, जिसकी सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब ये देखो एक और चीज, ये जो बेटा सीकम है, ये सबसे पहला वाला बड़ी आंत का भाग, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसी को तुम क्या कहते हो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या फिर कहते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तुम्हारे लिए वेस्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसीलिए अगर इसमें शोथ हो जाए, यानी अपेंडिसाइटिस हो जाए, देखो आइटिस वर्ड जब भी लगा हो, कहीं पे भी तुमको आइटिस लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होता है शोथ होना, ठीक है। और शोथ का मतलब क्या है, उस जगह पे रेडनेस होगी, उस जगह पे पेन होगा, और उस जगह पे सूजन होगी, स्वेलिंग होगी। तो ये 3 चीजें मिला के हम बोलते हैं शोथ हो गया, यानी कि इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक
ठीक है। तो देखो अपेंडिक्स पे, और इन्फ्लामेशन जब भी जिस चीज में होती है उसके आगे आइटिस लगा देते हैं। जैसे श्वसनी शोथ, तो श्वसनियों में शोथ हो गया है। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में शोथ हो गया है। तो अपेंडिक्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, चाहे तुम अपेंडिक्स बोलो या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये बेटा एक वेस्ट चीज है तुम्हारे लिए, वेस्टिजियल अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। वेस्टिजियल है, तो अगर अपेंडिसाइटिस हो गया, अगर अपेंडिसाइटिस हो गया तो क्या करोगे, तो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा तो तुम बोलोगे आपके अपेंडिक्स में शोथ हो गया है और आपका अपेंडिक्स वेस्ट है, तो इसको मैं सर्जरी से रिमूव कर देता हूं। अगर किसी चीज को सर्जरी से रिमूव किया जाए तो इसको बोलते हैं अपेंडेक्टॉमी। किसी भी चीज के आगे एक्टॉमी लगा हो मतलब तुमने उस चीज को सर्जरी से उड़ा दिया, सर्जिकल रिमूवल कर दिया, सर्जिकल रिमूवल। किसी चीज को सर्जरी से हटा देना, डॉक्टर के पास जाके सर्जरी से उसको हटाना कहलाता है एक्टॉमी। तो किसकी एक्टॉमी हो गई, अपेंडेक्टॉमी, अपेंडिक्स की एक्टॉमी कर दोगे तुम, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती हैं आपको अपेंडिक्स के बारे में। इसके अलावा बेटा ये जो सीकम है ना, इस सीकम के अंदर आपके इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यहीं पे लिख देती हूँ अच्छे से, सारा नोट्स में आप ऐड कर लो। अगर आपके डायग्राम के आसपास जगह बची है तो वहां पे ऐड कर लो, नहीं तो अलग से पॉइंट्स बना के लिख लो। ये जो सीकम होता है बेटा, इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया, देखो सारे बैक्टीरिया, सारे जीवाणु अपने लिए खतरनाक नहीं होते, कुछ बुरे जीवाणु होते हैं, कुछ अच्छे जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे जीवाणु की बात कर रहे हैं। जैसे तुम जब भी ड्रग्स, वो दवाइयां लेते हो, ड्रग्स लेते हो, यानी एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हो, जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमें थोड़ी कमजोरी सी फील होती है, या फिर डॉक्टर कहते हैं इसके बाद आप दही वगैरह अच्छे से खाइए, आपकी पाचन क्रिया हो सकता है थोड़ी डिक्रीज कर गई हो, कम हो गई हो। क्यों? क्योंकि जब तुमने एंटीबायोटिक्स खाए तो एंटीबायोटिक ने क्या किया, बैक्टीरिया को मारा। अब उस एंटीबायोटिक को, उस दवा को पता नहीं है कौन से बैक्टीरिया को मारना है, कौन से को नहीं मारना है, तो उसको जो जो बैक्टीरिया मिले उसने मार दिया। तो उसने बुरे के साथ साथ हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार दिया। तो इसीलिए दही वगैरह में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। याकुल्ट का ऐड देखा होगा तुमने, उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो उसके बाद वो सारी चीजें लेने से कुछ अच्छे बैक्टीरिया हमको मिलते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे आपकी बड़ी आंत के सीकम में कुछ अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, और ये अच्छे इसलिए क्योंकि हमसे मेल जोल बना के रहते हैं। ये नहीं कि कोई आया हमसे, हमारे अंदर ही रहने की जगह मिल गई उसको, बैक्टीरिया को, और हमें डिजीज दे दी, ये तो बुरी बात हो गई। तो ये प्लस और माइनस रिलेशनशिप हो गया, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बैक्टीरिया मेल जोल बना के रहते हैं। ये बोलते हैं हमें रहने की जगह दे दो, थोड़ा बहुत खाना दे दो, न्यूट्रिशन दे दो, पोषण दे दो, और बदले में हम तुमको कुछ अच्छा करके देंगे जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये प्लस प्लस रिलेशनशिप हुआ, म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ। ये दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय बैठा के रह रहे। तो इसने क्या हमारे लिए अच्छा किया, बैक्टीरिया यहाँ पे जो है बेटा ये कुछ वाइटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं, वाइटामिन्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विटामिन के बनता है, विटामिन B1 बनता है, विटामिन B2 बनता है, और विटामिन B12 का भी सिंथेसिस होता है। तो आपके बड़ी आंत के बैक्टीरिया आपके लिए विटामिन B12 बनाते हैं, विटामिन के बनाते हैं। और आपको पता है आपका जो विटामिन के है वो बहुत जरूरी है आपके रक्त स्कंदन के लिए। जब भी रक्त स्कंदन की जरूरत हो, मान लो मेरा कभी एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां पे खून का जमना बहुत जरूरी है, वरना मुझे खून की कमी हो जाएगी। तो खून के जमने के प्रोसेस, एक रिएक्शन का चेन चलता है अंदर बॉडी के, उसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। तो रक्त स्कंदन में काम करता है आपका विटामिन के, और वो बनता कहाँ पे है, बड़ी आंत के सीकम के बैक्टीरिया बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको प्रीवियस ईयर में इनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, PYQs में आपको ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। वापस आइए, अब देखिए यहाँ पे ग्रास नलिका के काम कर लिए, इसके पार्ट कर लिए, इसके पार्ट कर लिए, इसके पार्ट कर लिए। इसकी हमने बात कर ली कि 4 पार्ट्स ध्यान रखना है, और अपेंडिक्स के बारे में कर लिया, और यहाँ के बैक्टीरिया के बारे में कर लिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी आपको NCERT भी बताती है, आपको पता भी है, ऑफकोर्स आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे श्वास नलिका भी खुल रही है और मुखागुहा भी खुल रही है, मतलब इस जगह पे
तो यहाँ पे फूड और एयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो फूड और एयर का कॉमन रास्ता है, ये कॉमन रास्ता है। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है ग्रसनी फेरिक्स। अब ध्यान रखना ये ग्रसनी है, ये ग्रास नलिका है, ठीक है। अब चलो इसके अलावा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, आपके पाचन तंत्र में कौन कौन सी नलिकाएं हैं, मतलब वाहिनियों का जाल। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पाचन तंत्र की वाहिनियां। पाचन तंत्र में कौन कौन सी वाहिनियां हैं। छोटी बड़ी की मात्रा अगर कहीं गलत हो गई तो आप ठीक कर लेना, है ना। पाचन तंत्र की वाहिनियां, ऐसे मैं सारा कुछ बोलते हुए चल रही हूँ कि आप सुन के भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, आपको कुछ एडिशनल चीज नोट करनी हो तो हिंदी में, ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र की वाहिनियों के लिए हमने सबसे पहले बनाया लिवर। ये हो गया बेटा आपका यकृत, ठीक है। इसके अलावा एक ऑर्गन बनाते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो ये जो लिवर होता है इसमें दो पालियां होती हैं, अंदर ही अंदर दो पालियां डिवाइड होती हैं, मतलब दो लिवर नहीं है, लिवर एक ही है। जैसे अखरोट एक ही होता है पर उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक वैसे ही लिवर की दो पालियां हैं। तो कैसे नाम रखोगे, राइट पाली, लेफ्ट पाली, क्योंकि हम बोर्ड पे जब भी कोई चीज बनाते हैं, अब जैसे मैं आपकी तरफ घूम जाऊं तो ये मेरा राइट साइड है तो ये राइट साइड इधर लिखोगे, ये मेरा लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड इधर रखोगे, ठीक है। अब ये तुमने क्या बनाया है, यकृत, तो ये राइट यकृत पाली हो गई, ये लेफ्ट यकृत पाली हो गई। इन दोनों पालियों से अपनी अपनी वाहिनी निकलती है, राइट यकृत वाहिनी और लेफ्ट यकृत वाहिनी, और ये दोनों वाहिनियां मिलके लिवर से एक वाहिनी की तरह बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं कि लिवर से भी दो वाहिनी निकल रही है, अंदर ही अंदर दोनों पालियों से एक एक निकल गई और लिवर से बाहर निकलते वक्त एकजुट हो गई, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, यकृत वाहिनी बोलोगे। दिस इज यकृत वाहिनी। हेपैटिक डक्ट, इसको कहते हैं हेपैटिक डक्ट। जिन बच्चों को इसको इंग्लिश में लिखना है, इतनी ज्यादा हिंदी नहीं समझ में आ रही है, हेपैटिक डक्ट है ये बेटा, क्योंकि हेपैटो वर्ड हम यूज करते हैं लिवर के लिए, ठीक है। हेपैटो वर्ड हम यूज करते हैं लिवर के लिए। तो ये हो जाएगा राइट हेपैटिक लोब, ये हो जाएगा लेफ्ट हेपैटिक लोब, ये हो जाएगी राइट हेपैटिक डक्ट, ये हो जाएगी लेफ्ट हेपैटिक डक्ट, और मिला के हो जाएगी हेपैटिक डक्ट। जब भी दो डक्ट आपस में मिले आप एक आगे वर्ड लगा सकते हो, कॉमन, मूल। तो आप इसको मूल यकृत वाहिनी या यकृत वाहिनी दोनों कह सकते हो, ठीक है। और इन दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, लेफ्ट यकृत, लेफ्ट यकृत वाहिनी, और ये वाली क्या हो जाएगी, राइट यकृत वाहिनी, ठीक है। इधर लिख देती हूं, राइट यकृत वाहिनी। तो राइट यकृत वाहिनी कहां से निकली, राइट पाली से निकली, लेफ्ट यकृत वाहिनी लेफ्ट पाली से निकली, दोनों ने मिलकर एक यकृत वाहिनी बना ली, ठीक है। अब आओ, ये क्या है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट निकलेगी, ये रे, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट आके इससे मिल जाएगी, ठीक है। और इसको आप बोलोगे सिस्टिक डक्ट, दिस इज सिस्टिक डक्ट। और इस डक्ट को आप बोलोगे पित्ताशय वाहिनी, पित्ताशय वाहिनी। ध्यान रखना बेटा, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से जो वाहिनी निकल रही है उसको पित्ताशय वाहिनी बोलोगे, गलती से भी पित्त वाहिनी नहीं बोलोगे, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाएंगी तब जाके यहाँ पे बनेगी पित्त वाहिनी। अब जाके ये बनी है पित्त वाहिनी, क्योंकि फाइनली इसी पित्त वाहिनी से पित्त जाने वाला है। देखो मैं आपको आगे ये सब लिखवाऊंगी पर एक बार सुनो। ये पित्त का निर्माण होता है लिवर में, लिवर से यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे गाढ़ा होता है और यहीं पे स्टोर होता है, और जब जरूरत होती है तो यहाँ से स्रावित हो जाता है। फाइनली इस वाहिनी से खाने के ऊपर पित्त जाता है, पित्त वाहिनी से, इसीलिए ये पित्ताशय वाहिनी है, सिस्टिक डक्ट, ये पित्त वाहिनी है। यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी ने मिलकर बनाया है पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी में क्या चल रहा है, बाइल चल रहा है, पित्त चल रहा है, पित्त रस चल रहा है,
और क्योंकि दो डक्ट मिली है आपस में, इसीलिए आप आगे क्या लगा सकते हो, मूल लगा सकते हो। तो चाहे पित्त वाहिनी बोलो चाहे मूल पित्त वाहिनी बोलो, बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली वाहिनी आके खुलेगी बेटा आपके पेनक्रियास की वाहिनी के ऊपर। ये अग्नाशय की वाहिनी चल रही है और ये आपन ने बना लिया अग्नाशय। ये लो, ये आपन ने बना लिया अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के अंदर जो डक्ट चल रही है, वाहिनी चल रही है, उसको क्या बोलोगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास के अंदर चल रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक वाहिनी, ठीक है। अब ये पेनक्रियाटिक वाहिनी जब पित्त वाहिनी से मिल जाएगी, जब ये पेनक्रियाटिक वाहिनी पित्त वाहिनी से मिल जाएगी, तब ये वाली वाहिनी का नाम अलग हो जाएगा इस वाले पार्ट का। देखो ये और ये आपस में मिली तो इसका नाम अलग हो गया। अब देखो इस वाले पार्ट को ही आप खोलोगे आगे ड्यूडेनम में। ये स्टमक से, आमाशय से खाना गया ड्यूडेनम में, तो खाना आया यहाँ पे और उसके ऊपर इस वाहिनी से पित्त रस और पेनक्रियास का रस दोनों मिलके यहाँ आ गए और इसके ऊपर गिर गए। तो जो खाना पाचन जिसका हुआ आमाशय में, वो खाना पहुंचा ड्यूडेनम में और इस वाहिनी से गिर गया उसके ऊपर पित्त रस और पेनक्रियाटिक रस दोनों साथ में, ठीक है। तो इस वाली वाहिनी का नाम है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। अब बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन आए कि हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट यकृत अग्नाशयी वाहिनी किससे किससे मिलके बना है, तो ऐसे झटके से आंसर मत लगा देना यकृत वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी, ना ना। ये देखो ये किससे किससे मिलके बना है, पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी से। क्योंकि यकृत वाहिनी तो यहाँ पे है, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि फाइनली यहाँ पे जो सामान गिर रहा है वो एक तो लिवर ने बनाया था, दूसरा पेनक्रियास ने बनाया था। इसलिए खाने के ऊपर जो रस गिरा वो लिवर का रस है और पेनक्रियास का रस है। पर इस वाहिनी का निर्माण हुआ है पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी से, ना कि यकृत वाहिनी से। और पित्ताशय और पित्त वाहिनी में बात ध्यान रखना। अच्छा पूछा जाए यकृत वाहिनी किससे किससे मिलके बनी है, तो इन दोनों से मिलके बनी है। पित्त वाहिनी पित्ताशय और यकृत वाहिनी से मिलके बनी है, और यकृत अग्नाशयी वाहिनी पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी से मिलके बनी है, ना कि यकृत वाहिनी से, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से स्टॉप करके रिवाइंड करके सुनो, ये वाली बात क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो जहां पे ये आके, ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जहां पे आके ड्यूडेनम में खुलता है, वहां पे ऐसा कुछ उठा उठा सा रीजन होता है। ये कुछ उठा उठा सा पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे खुलता है वहां पे ऐसे थोड़ा सा उभार होता है। उस उभार को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला का मतलब ही होता है उभार। तो इस जगह को कहा जाता है जहाँ पे ये खुलता है वेटर का एम्पुला। वो वेटर नहीं जो रेस्टोरेंट में होता है, इसका नाम भी वेटर है। वेटर का एम्पुला, एम्पुला मतलब होता है उभार, तो ये वेटर का एम्पुला है, एम्पुला ऑफ वेटर। और इसके अलावा आपको अवरोधक लगाने हैं। एक अवरोधक लगाओगे यहाँ पे, एक अवरोधक लगाओ यहाँ पे, और एक अवरोधक लगाओ यहाँ पे। अभी बताती हूँ अवरोधक क्या होता है। तो देखो पहला अवरोधक लगाया है पित्त वाहिनी जहां पे खुल रही है पेनक्रियास की वाहिनी पे। इस अवरोधक को कहते हैं बॉयडन अवरोधक, बॉयडन अवरोधक, ठीक है। ये हो गया आपका स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और इस वाले अवरोधक को कहते हैं ओडाई अवरोधक, ओडाई अवरोधक, ओडाई अवरोधक, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा, अवरोधक जहां पे भी हो इसका काम होता है कोई भी चीज एक ट्यूब से, लेट्स से दूसरी ट्यूब में चली गई और यहाँ पे अवरोधक लगा है, तो ये सिर्फ एक ही साइड चीजों को जाने देता है। एक बार वो चीज इधर आ गई तो ये बैक फ्लो नहीं होने देता।
जैसे दरवाजा होता है ना, जो पल्ले होते हैं, जो आपका कपाट होता है, वो कैसा होता है, ऐसे चिपका है, इधर से धक्का लगा तो उधर खुल गया, और जैसे उधर से किसी ने धक्का लगा ये बंद हो जाता है, इधर साइड नहीं खुलता, ये सिर्फ एक साइड खुलता है। तो कोई भी सामान बस इधर साइड से आपकी तरफ आ सकता है, आपकी तरफ से इधर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही अवरोधक होते हैं कपाट की तरह, ये दोनों काम सेम करते हैं, कपाट भी और अवरोधक भी। इनका काम होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में चीजों को जाने देना और बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, बस कपाट में ऐसे पल्ले लगे होते हैं और अवरोधक में पल्ले नहीं लगे होते, पर अवरोधक भी सेम काम करते हैं। उस ट्यूब के अराउंड में कुछ ग्राहियां होती हैं जो कि ध्यान रखते हैं चीजें एक तरफ ही जाए, बैक फ्लो ना हो। तो एक बार जो तो रस यहां से यहां गया तो वापस ना जाए। तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके किसके बीच में है, तो बोलोगे पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी के बीच में, और बोलोगे किसके बैक फ्लो को रोक रहा है, तो बोलोगे एक बारी जो यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में जो रस आ गया वो वापस से पित्त वाहिनी में ना जाए। इसके अलावा ये चीज बोल लो, ये ओडाई का स्फिंक्टर किसके किसके बीच में है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहां पे ड्यूडेनम पे खुल रहा है वहां पे है, और बैक फ्लो को कहां से कहां रोक रहा है, ड्यूडेनम से सामान को हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में जाने से रोक रहा है। तो दोनों अलग क्वेश्चन है, किसके किसके बीच में और बैक फ्लो को किधर से किधर रोक रहे हैं। तो कहीं गलती से ही नहीं बैक फ्लो को इधर से इधर रोक रहे हैं आपने बोल दिया, नहीं, बैक फ्लो मतलब इधर जो सामान आ गया वो वापस इधर ना जाए, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, और ये बैक फ्लो को किधर से किधर रुकता है, ड्यूडेनम से हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, ध्यान रखो इस सब बातों का, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस में जो गलतियां हो रही है वो ठीक होंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्फिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखो, जैसे कि आपका ईसोफेगस है, और ईसोफेगस आके किस में खुल गया, आमाशय में खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ अवरोधक लगे हैं, एक अवरोधक इसमें ऊपर लगा है, एक अवरोधक यहाँ पे नीचे लगा है जहाँ पे आमाशय आ रहा है, और एक अवरोधक यहाँ पे लगा है जहाँ पे आमाशय ड्यूडेनम में खुल रहा है। इसको कहते हैं ऊपरी ग्रास नलिका, नाम से क्लियर हो जाएगा। ग्रास नलिका में जो ऊपर साइड अवरोधक लगा है, ऊपरी ग्रास नलिका अवरोधक, और ये वाले को कहते हैं निचला ग्रास नलिका अवरोधक। निचले ग्रास नलिका अवरोधक का ही दूसरा नाम है कार्डियक अवरोधक, क्योंकि ये वाला अवरोधक खुल कहाँ रहा है बेटा, स्टमक के, ये जो स्टमक का ये वाला पार्ट कौन सा होता है, कार्डियक पार्ट होता है, जहां पे आके इसकी एंट्री होती है वो कौन सा पार्ट है, कार्डियक पार्ट है। इसीलिए इस वाले अवरोधक का नाम भी क्या रख दिया, कार्डियक अवरोधक। वो अवरोधक जो ग्रास नलिका से आके कहाँ खुल रहा है, कार्डियक पार्ट में खुल रहा है। इसीलिए इस अवरोधक को आमाशय ग्रास नलिका अवरोधक भी कहते हैं। ये भी नाम से क्लियर है, वो अवरोधक जो अग्नाशय और ग्रास नलिका के बीच में है, अग्नाशय के कार्डियक पार्ट और ग्रास नलिका के बीच में है, तो इसी के ये तीनों नाम है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये स्फिंक्टर खराब हो जाता है, तो ये स्फिंक्टर अगर खराब हो गया तो यहाँ पे तो खाना आते ही काफी अम्ली हो गया, यहाँ पे 1.8 की पीएच चलती है बेटा, यहाँ पे आते ही खाना बहुत अम्ली हो जाता है। ठीक है, हाईली एसिडिक हो जाता है। अगर ये स्फिंक्टर खराब हो गया तो खाना इधर से इधर चला जाएगा, अगर खाना इधर से इधर गया तो ईसोफेगस में तो जलन होगी, क्योंकि बहुत हाईली एसिडिक फूड है, बहुत अम्ली फूड है, और तब आपको इसी एरिया में हार्ट रखा होता है, तो आपको ऐसा लगता है हार्ट में जलन हो रही है, दिल में जलन हो रही है। वो वाली जलन नहीं तुमको जो हर टाइम पे होती रहती है दिल में जलन, वो अलग है, ये एक्चुअल वाली दिल में जलन हो रही है। तो वो जलन दिल में नहीं है, एक्चुअल में लग रहा है कि दिल में जलन है, पर वो एक्चुअली में हृदय की जलन की जगह ईसोफेगस में जलन हो रही है। तो अगर ये वाला अवरोधक खराब हुआ तो जो डिजीज होता है उसको कहते हैं हार्ट बर्न, हार्ट बर्न, जबकि ये बर्न है किसमें, एक्चुअल में ईसोफेगस में। आपको ऐसा लगता है कि हार्ट में बर्न है, तो हार्ट बर्न यानी कि ईसोफेगस में बर्न जिसको कहते हैं हार्ट बर्न, वो किसकी वजह से होता है, कार्डियक स्फिंक्टर के खराब होने की वजह से होता है। उसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो होगा, और काफी अम्ली फूड जो यहाँ पे आ गया स्टमक में वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा इस स्फिंक्टर का भी नाम बहुत इजी है, इस स्फिंक्टर को कह दो पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक अवरोधक। वो अवरोधक देखो ध्यान से, क्या क्या याद रखना है, ये अवरोधक आमाशय और छोटी आंत के बीच में है। उससे अच्छा ऑप्शन आमाशय के पाइलोरिक पार्ट और छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट के बीच में है। और क्योंकि आमाशय का पाइलोरिक पार्ट इधर खुल रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो एक हो गया ऊपरी ग्रास नलिका अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये हो गया आपका अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये हो गया लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हो, और ये हो गया आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके अलावा कपाट भी होता है। कपाट कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, देखो ये जो छोटी आंत है ये आके जब खुली बड़ी आंत में, बड़ी आंत के कौन से पार्ट में खुलेगी, सीकम पार्ट में, तो यहाँ पे कपाट लगा होता है, यहाँ अवरोधक नहीं है, यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं इलियोसीकल कपाट, इलियोसीकल कपाट, इलियोसीकल वॉल। आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो इलियोसीकल वॉल्व आपको मिलेगा। नाम से ही क्लियर है, किसके किसके बीच में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। छोटी आंत के लास्ट पार्ट इलियम और बड़ी आंत के पहले पार्ट सीकम के बीच में है। तो ये हो गया इलियम, ये हो गया सीकम, और उसके बीच में यहाँ पे दरवाजा लगा है, कपाट लगा है, पल्ला लगा है, जिसको इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कहाँ पे कपाट है, कहाँ पे अवरोधक है। अगर क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा उससे अलग दिया है तो वो स्टेटमेंट आपको गलत माननी है। फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। एक आपने इस वाले डायग्राम में पढ़ा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और एक पढ़ा ओडाई अवरोधक, बॉयडन अवरोधक, ओडाई अवरोधक। एक और टर्म पढ़ी है वेटर का एम्पुला, जो कि ड्यूडेनम में जहाँ पे ये ट्यूब खुलती है उसको बोलते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा ऊपरी ग्रास नलिका अवरोधक, निचला ग्रास नलिका अवरोधक जिसको कार्डियक अवरोधक या आमाशय ग्रास नलिका अवरोधक कहते हैं। किसके किसके बीच में होता है, खाने को किधर से किधर जाने के लिए रोकता है, ये दो अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ पे हो गया बेटा इलियोसीकल वॉल्व कपाट। एक कपाट पढ़ा है, बाकी सारे आपने अवरोधक पढ़े। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ा कि अपना पाचन तंत्र करता क्या है, इसके अलावा अपना आहार नाल कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और अपना वाहिनियों का जो तंत्र है आहार नाल में, पाचन तंत्र में, वो सीखा। अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे पाचन ग्रंथियां, और करेंगे कि कौन कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है अपनी आहार नाल की दीवार में, सारी पाचन ग्रंथियां कौन सा एंजाइम निकालती हैं, यकृत के बारे में सारी डिटेल, फिर चलेंगे पाचन क्रिया के ऊपर। ठीक है, तब तक ये वीडियो अच्छे से देख के, नोट्स बना के, जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछ के, उसके अलावा एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से जो जो बातें बताई है वो कवर करके और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कैसा रहा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बहुत जल्द मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच।